दोस्तों, पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे समझना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और यही बात हमें बार बार भूलने पर मजबूर करती है। सोचिए, दो लोग एक जैसी सैलरी पाते हैं। एक हमेशा परेशान और कर्ज में डूबा रहता है, और दूसरा चुपचाप पैसे बचाकर करोड़पति बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा संभालने की कला एक्सेल शीट से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से तय होती है। जरा रुकिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या बस दूसरों को दिखाने के लिए जिंदगी जी रहा हूं? क्या मैं पैसा खर्च कर रहा हूं या खुद को खरीद रहा हूं? इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, एक मिरर की तरह, जो हमें हमारे ही पैसे को लेकर बने भ्रम, डर और आदतें दिखाती है। यहां नंबर्स नहीं, ह्यूमन बिहेवियर की बात होती है। क्योंकि पैसा हम सबके लिए अलग है। किसी के लिए ये सिक्योरिटी है, किसी के लिए पावर, किसी के लिए फ्रीडम, और किसी के लिए बस एक इल्यूजन। हमने हमेशा सोचा है कि फाइनेंशियल सक्सेस स्ट्रेटजी प्लानिंग और लॉजिक से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा रेयरली लॉजिक से चलता है। पैसा चलता है इमोशंस, फियर, ईगो और सोशल प्रेशर से। जब बाजार गिरता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं। जब कोई दोस्त अमीर बनता है, हम कंपैरिजन में जलने लगते हैं। जब ईएमआई का बोझ बढ़ता है, हम फ्यूचर को इग्नोर करना सीख जाते हैं। ये सारी चीजें नंबर्स नहीं हैं, ये इमोशंस हैं। और जब तक हम इन इमोशंस को नहीं समझते, पैसा कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इस सफर पर मेरे साथ चलिए, एक ऐसे साइकोलॉजिकल जर्नी पर जहां हम वेल्थ, सक्सेस, ग्रीड, फियर, पेशेंस और हैप्पीनेस की नई परिभाषाएं खोजेंगे। और शायद जब ये समरी खत्म होगी, तो आपका पैसा नहीं, आप खुद बदल चुके होंगे। क्योंकि पैसा समझना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का सबसे बड़ा आर्ट है। पार्ट 1, द नेचर ऑफ मनी थिंकिंग। पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी यादों, हमारी परवरिश और हमारी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। और यही वजह है कि हर इंसान का पैसों के बारे में नजरिया बिल्कुल अलग होता है। कोई बचपन में गरीबी देख चुका होता है, तो उसके लिए हर पैसा जमा करना सर्वाइवल जैसा होता है। वहीं किसी ने जिंदगी भर अबंडेंस देखी होती है, तो वो शायद रिस्क लेने में भी कॉन्फिडेंट होता है। तो जब कोई अपनी सारी सैलरी म्यूचुअल फंड्स में डाल देता है, या कोई दूसरा लग्जरी कार खरीदने में पैसे उड़ा देता है, तो जरूरी नहीं कि वो पागल है, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। और यहीं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। हम दूसरों की फाइनेंशियल चॉइसेस को जज करते हैं, बिना उनकी जिंदगी की कहानी जाने। सोचिए, अगर दो लोग एक ही फाइनेंशियल एडवाइस पढ़ते हैं, जैसे कि इन्वेस्ट अर्ली या अवॉइड डेट, फिर भी उनके एक्शन अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिक पर नहीं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशनल मेमोरीज पर आधारित होती है। कोई स्टॉक मार्केट में बर्न हो चुका है, तो उसे हमेशा डर लगेगा। कोई लॉटरी जीत चुका है, तो उसे हर चीज में लक नजर आएगा। अब बात करते हैं लक रिस्क की। दो ऐसे वर्ड्स जो दिखते अलग हैं, लेकिन एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। कोई इंसान करोड़पति बनता है, तो हम कहते हैं वो बहुत स्मार्ट था। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उसमें कितना लक शामिल था? उसका सही टाइम पर सही जगह होना, सही कनेक्शंस मिलना, राइट मेंटर मिलना, ये सब क्या पूरी तरह उसकी प्लानिंग थी? नहीं, वो लक था। और दूसरी तरफ, कोई इंसान स्मार्ट होते हुए भी मार्केट क्रैश में सब कुछ खो देता है, तो क्या वो बेवकूफ था? नहीं, वो रिस्क था। लेकिन हमारी सोच यहां बायस्ड हो जाती है। हम सक्सेस को पूरा क्रेडिट दे देते हैं और फेलियर को पूरी गलती बना देते हैं, जबकि जिंदगी में दोनों साथ चलते हैं। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, नेवर इनफ, यानी कभी संतुष्ट ना होना। यही वो जहर है जो सबसे अमीर इंसान को भी अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, जब आपको 1 लाख मिलते हैं तो आप खुश होते हैं, फिर आप 5 लाख चाहते हैं, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और एक दिन आपको पता चलता है कि आप किसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है। हम कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की नई गाड़ी देखी तो हमारा 2 साल पुराना स्कूटर बेकार लगने लगता है। किसी दोस्त ने नया घर लिया
तो हमारी रेंटेड फ्लैट में घुटन महसूस होने लगती है और धीरे धीरे हम फुलफिलमेंट से दूर वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या पैसा कमाने का मतलब हर बार ज्यादा चाहिए और कभी पीस नहीं? क्या हम अपने गोल्स को अचीव करने के बाद भी खुश नहीं रहते क्योंकि हमने कभी कब रुकना है सीखा ही नहीं? असल में पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा समझना, उसे फील करना और कब रुकना है जानना, ये एक आर्ट है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सब कुछ होते हुए भी बेचैन है, या वो बनना चाहते हैं जो थोड़े में भी शांत है, संतुष्ट है? इस पाठ की गहराई यही है। ये हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के नजरिए को समझना होगा, जजमेंट छोड़नी होगी और अपने खुद के बिहेवियर को गहराई से ऑब्जर्व करना होगा। तभी हम पैसे से हेल्थी रिश्ता बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हर कोई पैसे को लेकर कभी न कभी इरेशनल होता है। कोई कंपल्सिवली खर्च करता है, कोई जरूरत से ज्यादा बचाता है, कोई जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है और कोई किसी पुराने नुकसान के डर से कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता। इन सब का मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं, बस वो इंसान हैं, इंसान जो अपने पास्ट के इमोशंस से डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी की फाइनेंशियल जर्नी देखें तो उन्हें क्रेजी मत कहिए, शायद उनका सफर आपसे बिल्कुल अलग रहा हो। और अपने लिए एक सवाल हमेशा याद रखिए, व्हाट इज इनफ फॉर मी? क्योंकि अगर आपने इसका जवाब ढूंढ लिया तो आप बाकी दुनिया से कई कदम आगे होंगे। पार्ट 2, पावर ऑफ टाइम एंड कंपाउंडिंग। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बढ़ाना एक अलग ही साइंस है, और वो साइंस है कंपाउंडिंग की। मगर असली दिक्कत यह है कि कंपाउंडिंग का जादू उतना फ्लैशी नहीं है, उतना ग्लैमरस नहीं है। वो धीरे धीरे काम करता है, इतना धीमा कि शुरुआत में तो कुछ होता ही नहीं दिखता, और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। अब सोचो, एक आम इंसान जो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, वो 10 साल तक कुछ खास महसूस नहीं करता। रिटर्न्स छोटे होते हैं, एक्साइटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर वही इंसान 30 साल तक धैर्य रख ले तो वही छोटे छोटे पैसे एक दिन करोड़ों में बदल सकते हैं। और लोग उसे देखकर कहते हैं, भाई ने तो कुछ भी नहीं किया और अमीर बन गया। लेकिन वो लोग शायद उस लंबी जर्नी को नहीं समझते जिसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और बोरिंग डिसीजंस की ताकत छिपी होती है। असल में कंपाउंडिंग को समझने के लिए आपको कैलकुलेटिव नहीं, विजनरी बनना पड़ता है। आपको उस मैजिक को फील करना होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन एक्सपोनेंशियल तरीके से एक्सप्लोड करता है। अब बात करते हैं एक और गलतफहमी की। हम सब चाहते हैं रिच बनना, लेकिन रिच बनने और रिच रहने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, और अक्सर लोग इसी में गिर जाते हैं। किसी ने एक बार कहा था, गेटिंग रिच इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स, स्टेइंग रिच इज अबाउट अवॉइडिंग देम। सोचिए, कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अचानक चमकते हैं, एक साल में रिटर्न्स डबल कर लेते हैं, लेकिन अगले ही क्रैश में सब कुछ गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेल्थ क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी थी, पर उसे प्रोटेक्ट करने की ह्यूमिलिटी नहीं। जब लोग वेल्थ बनाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है, उन्हें लगता है कि वो अनबीटेबल हैं, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ब्लाइंड बना देता है। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, इमरजेंसी फंड को बेकार मानते हैं और हर बार ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। लेकिन असली रिच वो होता है जो कल की भी सोचता है, जो जानता है कि आज का सक्सेस परमानेंट नहीं है, जो ये मानकर चलता है कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है और जरूरत से ज्यादा सर्टेनिटी डेंजरस होती है। अब जरा टेल्स यू विन की बात करें तो ये कंसेप्ट माइंड ब्लोइंग है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन असल में सक्सेस एक मेसी, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है, जहां 100 आइडियाज में से शायद सिर्फ 5 काम आते हैं, और उन्हीं 5 में से एक आइडिया ऐसा होता है जो लाइफ बदल देता है। यही होता है टेल इवेंट, एक ऐसा रेयर मोमेंट जो पूरी गेम को पलट देता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस, सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे बड़ा वेल्थ, सब कुछ रेयर डिसीजंस या रेयर टाइमिंग से बना है। मगर मजेदार बात यह है कि जब वो टेल इवेंट होता है तब कोई नहीं जानता कि ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन बनेगा। इसीलिए जो लोग लगातार ट्राई करते हैं, बार बार छोटे डिसीजंस लेते हैं, पेशेंस रखते हैं,
उनके पास ही टेल इवेंट का जैकपॉट लगने का मौका होता है। लेकिन जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, हर स्टेप पर परफेक्ट प्लानिंग ढूंढते हैं, वो शायद कंपाउंडिंग और टेल इवेंट्स की ब्यूटी को कभी फील ही नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी लंबी और सक्सेसफुल हो, तो 3 बातें याद रखिए। पहली, कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये बोरिंग दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। दूसरी, वेल्थ बनाना और उसे संभालना दोनों में अलग माइंडसेट लगता है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है रिस्क से बचना। तीसरी, हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस तब जीतना है जब वो जीत बड़ा इंपैक्ट डाले। टेल्स विन करते हैं हर बार नहीं, लेकिन जब करते हैं तो हिस्ट्री बनती है। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं शॉर्ट टर्म थ्रिल के पीछे भाग रहा हूं या लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए फाउंडेशन रख रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, पैसा तब तक तेजी से नहीं बढ़ता जब तक आप उसे धीरे धीरे बढ़ने का मौका नहीं देते। और यही माइंडसेट एक आम इन्वेस्टर को लेजेंड बना देता है। पार्ट 3, ट्रू वेल्थ एंड फ्रीडम। हम सब पैसा कमाने की दौड़ में लगे हैं। कोई बेहतर घर चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी, कोई ब्रांडेड क्लोथ्स और कोई लग्जरी वेकेशंस। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मुझे असल में चाहिए क्या? क्या ये सब चीजें ही असली दौलत हैं, या फिर हम किसी ऐसे इल्यूजन का पीछा कर रहे हैं जो दिखता बहुत शाइनी है पर अंदर से बिल्कुल खाली? असल में जो सबसे बड़ा लग्जरी है, वो न कोई ब्रांड देता है, न कोई सैलरी, वो है फ्रीडम। अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने की आजादी। इमेजिन करो एक ऐसी मॉर्निंग जहां आप घड़ी देखकर भागते नहीं हो, बल्कि पीसफुली उठते हो, अपनी टर्म्स पर काम करते हो और किसी की परमिशन के बिना डिसीजंस लेते हो। ये फीलिंग प्राइसलेस है और यही है असली वेल्थ। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन असल में बहुत सारे लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी ट्रैप्ड होते हैं हाई EMI, बड़ी लाइफस्टाइल, बॉस की डेडलाइंस, सोशल प्रेशर और एक नेवर एंडिंग रैट रेस में। उनके पास पैसा है पर पीस नहीं। वो दिखते हैं सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं। अब सोचिए, एक इंसान एक पुरानी कार में घूम रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल खुद के हाथ में है, और दूसरा इंसान एक लग्जरी कार चला रहा है, पर उस पर बैंक का लोन, जॉब इनसिक्योरिटी और स्टेटस एंजाइटी लदी हुई है। तो असली रिच कौन हुआ? अब बात करते हैं उस मजेदार इल्यूजन की जो हमें हर दिन भटकाता है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। आपने देखा होगा जब कोई महंगी गाड़ी में आता है तो लोग कहते हैं, वाह क्या गाड़ी है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कोई कहता हो, वाह क्या इंसान है जो ये गाड़ी चला रहा है? नहीं ना। हमें लगता है कि लोग हमारी वेल्थ देखकर इंप्रेस्ड होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग ज्यादातर टाइम प्रोडक्ट से प्रभावित होते हैं, इंसान से नहीं। हम जिस अटेंशन की तलाश में होते हैं, वो अटेंशन हमें नहीं, हमारी चीजों को मिलती है, और वो भी बस चंद सेकंड्स के लिए। यानी हम बार बार दूसरों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं, उन लोगों को जो शायद हमें नोटिस भी नहीं करते। और जब ऐसा बार बार होता है तो हम अननोइंगली खुद को उस इंसान से दूर ले जाते हैं जो कभी कंटेंट था, सेटिस्फाइड था। अब सोचो, आपने एक बड़ा फ्लैट लिया, बड़ी गाड़ी खरीदी, एक्सपेंसिव वेकेशन की, सिर्फ इसलिए कि लोग देखें, सराहें। लेकिन जो असली हैप्पीनेस चाहिए थी, पीस, सिक्योरिटी, फुलफिलमेंट, वो शायद कहीं पीछे छूट गया। यहां पर एक बहुत सटल और पावरफुल ट्रूथ आता है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हम हमेशा उन चीजों को रिच समझते हैं जो दिखती हैं, वॉचेस, गैजेट्स, क्लोथ्स, कार्स। लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो छुपी होती है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, डेट फ्री लाइफ, और वो चॉइसेस जो आपको आजादी देती हैं। कोई इंसान दिखने में एवरेज है, न ब्रांडेड पहनता है, न फ्लैशी दिखता है, लेकिन उसके पास इमरजेंसी फंड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जीरो लोन है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो कहीं ज्यादा रिच है उस इंसान से जो सब कुछ दिखा रहा है पर अंदर से डर और कर्ज में डूबा हुआ है। असल रिचनेस का मतलब है आपके पास ऑप्शन होना। ऑप्शन कि आप जॉब छोड़ सकते हैं जब वो टॉक्सिक हो जाए, ऑप्शन कि आप 1 महीना ब्रेक ले सकें बिना डर के, ऑप्शन कि आप ना कह सकें किसी ऐसे काम को
जो आपकी वैल्यूज से नहीं मिलता। और ये फ्रीडम तभी आती है जब हम दिखावे से ऊपर उठकर असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। जब हम समझते हैं कि पैसा सिर्फ खर्चने के लिए नहीं होता बल्कि चॉइसेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्चा करने जाएं, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं, या मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे असली खुशी देगा। क्योंकि असली लग्जरी वो नहीं जो आप दिखा सकते हैं, बल्कि वो है जो आप महसूस कर सकते हैं। इनर पीस, कंट्रोल और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। ये पार्ट हमें सिखाता है कि पैसा कमाना नहीं, उसे वाइजली यूज करना ही अल्टीमेट पावर है। पार्ट 4, सेविंग एंड प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। पैसा कमाना एक टैलेंट हो सकता है, लेकिन उसे बचाना वो एक कला है। और यही कला सबसे कम लोग सीखते हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमें लगातार ये सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल माने जाओगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर पैसा कमाने के बाद वो टिकता ही नहीं तो असल में आपने कमाया क्या? हम अक्सर सेविंग को एक बोरिंग काम समझते हैं। कुछ लोग तो इसे गरीबों की आदत मानते हैं। भाई, सेविंग तब करेंगे जब बहुत कमाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सेविंग सिर्फ फ्यूचर की तैयारी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक आदत है जो आपको दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति देती है, कंट्रोल। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो एवरेज इनकम पर जी रहा है, लेकिन उसके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। उसका कॉन्फिडेंस उस करोड़पति से कहीं ज्यादा होगा जो हर महीने लाखों कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान किसी भी वक्त ना कह सकता है। ना उस जॉब को जो उसे पसंद नहीं, ना उस प्रेशर को जो उसकी हेल्थ खराब कर दे, और ना उस ऑफर को जो उसकी वैल्यूज से टकरा रही है। सेविंग आपको आजाद बनाती है। ये आपकी स्पाइन है, इनविजिबल लेकिन पूरी बॉडी को होल्ड करने वाली। लेकिन यही तो मुश्किल है, क्योंकि सेविंग ग्लैमरस नहीं है। आपको अपलॉड नहीं मिलती, कोई लाइक नहीं करता, कोई फोटो वायरल नहीं होती सेविंग्स की। इसलिए हम सबकॉन्शियसली उसे अवॉइड करते हैं। सोचिए, एक इंसान अपने दोस्तों के साथ एक्सपेंसिव वेकेशन पर नहीं गया और इंस्टेड हर महीने SIP में पैसा डाला। 5 साल तक वो मजे नहीं कर पाया, फ्लैशी फोटोज नहीं पोस्ट कर पाया। लेकिन छठे साल जब किसी इमरजेंसी में सब लोग परेशान थे, वही इंसान शांत था, प्रिपेयर्ड था। ये डिफरेंस फ्लैशी और फुलफिलिंग जिंदगी के बीच का है। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल की, रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। बहुत बार लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ओवर एनालाइज करते हैं। वो हर चीज का डेटा, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स देखते हैं और फिर भी एक्शन नहीं लेते। दूसरी तरफ कुछ लोग सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाते हैं जो उनके बिहेवियर के साथ मैच करते हैं और वो लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आपका हर डिसीजन मैथमेटिकली परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि वो आपके साथ साइकोलॉजिकली फिट हो। क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी चलता है। एक एग्जाम्पल समझिए, कोई इंसान FD में पैसा रखता है जबकि उसे पता है कि रिटर्न्स कम हैं, लेकिन उससे उसे पीस मिलता है। वो पीसफुली सो पाता है, पैनिक नहीं करता और स्लोली वेल्थ बिल्ड करता है। वहीं कोई दूसरा इंसान रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ओवर ट्रेड करता है और हर गिरावट में बेचैनी महसूस करता है। तो कौन ज्यादा स्मार्ट हुआ? वो जो रीजनेबल था, जो अपनी स्लीप, स्टेबिलिटी और सेविंग्स को इंपॉर्टेंस देता है। हमेशा याद रखो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कोई IQ टेस्ट नहीं है, ये एक बिहेवियर टेस्ट है। आपको खुद को, अपनी प्रायोरिटीज को और अपने फियर्स को समझना पड़ता है। तभी आप वो सिस्टम बना सकते हैं जो सस्टेनेबल हो, ना कि सिर्फ इंप्रेसिव दिखे। और सबसे जरूरी बात, सेविंग शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, ना ही ह्यूज अमाउंट का। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे। सेविंग कोई रेस नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो धीरे धीरे आपके पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक दिन वो छोटा सा बैंक बैलेंस जो आपने डिसिप्लिन से बिल्ड किया था, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो अगली बार जब आप कोई खर्च करने जा रहे हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये खर्च मेरे कंट्रोल को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? क्योंकि पैसा कमाना आपको चमक देता है,
लेकिन पैसा बचाना आपको शक्ति देता है। और आखिर में वही लोग सच्चे अमीर होते हैं जो समझते हैं। पार्ट 5, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। जिंदगी और पैसा दोनों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इनमें सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। आज जो चीज आपको सही लग रही है वही कल गलत भी साबित हो सकती है। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को शेप करती है। अब सोचिए, जब कोई इन्वेस्टर अपने सारे प्लान्स बनाता है, फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो सारे असम्पशंस किसी एक अनुमान पर टिके होते हैं। लेकिन क्या जिंदगी उतनी सिंपल होती है? नहीं। एक इलनेस, एक जॉब लॉस, एक मार्केट क्रैश, सब कुछ बदल सकता है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी माइंडसेट, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बस सही डेटा, सही स्ट्रैटेजी और सही टाइमिंग मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा इल्यूजन यही है। असली इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं जो सबसे परफेक्ट प्लान बनाए, बल्कि वो है जो प्लान में गलतियां होने के बाद भी संभल सके। अनसर्टेनिटी का मतलब है आपको कभी पता नहीं चलेगा कि अगला सरप्राइज किस मोड पर मिलेगा, और उस मोमेंट पर प्रिपेयर्ड रहना ही सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। अब बात करते हैं एक बेहद अंडररेटेड कॉन्सेप्ट की, रूम फॉर एरर। ये वो चीज है जो दिखती नहीं पर बचाती बहुत कुछ है। जब हम कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे असम्पशंस एक्यूरेट हैं, लेकिन अगर वो गलत निकले तो? रूम फॉर एरर का मतलब है अपनी जिंदगी में थोड़ा कुशन रखना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ा एक्स्ट्रा। क्योंकि जो सिस्टम्स रिजिड होते हैं वो प्रेशर में टूट जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम्स अडेप्टेबल होते हैं, जिनमें थोड़ी गुंजाइश होती है गलती की, वो सरवाइव करते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक हर पैसा मार्केट में लगा रहा है, दूसरे ने थोड़ा कैश साइड में रखा है इमरजेंसी के लिए। जब मार्केट क्रैश होता है, पहला इंसान पैनिक में सब बेच देता है और दूसरा काल्मली वेट करता है, शायद और इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास था रूम फॉर एरर। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, यूल चेंज। आज आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही सोचें। आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, आपकी नीड्स बदलेंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर भी हम लॉन्ग टर्म गोल्स को आज के माइंडसेट से डिफाइन करते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैं 60 की उम्र में दुनिया घूमना चाहता हूं। लेकिन हो सकता है कि 60 की उम्र में आप बस फैमिली के साथ घर पर शांति चाहते हो, या आज आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं लेकिन कुछ साल बाद सेफ्टी को ज्यादा तवज्जो देंगे। और यही कारण है कि अपने फाइनेंशियल प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। कोई रिजिड गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि अडेप्टेबल डायरेक्शन होनी चाहिए। एक ऐसा पाथ जिसमें आप अपने बदलते वर्जन्स के साथ चल सको, ना कि उनके अगेंस्ट। और आखिर में एक बिटर लेकिन पावरफुल ट्रूथ, नथिंग्स फ्री। हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको हाई रिस्क का डर झेलना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो रिटर्न्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि कहीं ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें हाई रिटर्न भी मिले, लो रिस्क भी हो और इंस्टेंट रिजल्ट भी आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया आपको कुछ भी फ्री में नहीं देती। हर कंफर्ट के पीछे डिस्कंफर्ट होता है, हर रिवॉर्ड के पीछे स्ट्रगल। तो जब आप कोई डिसीजन लें तो ये मत सोचिए कि क्या ये सस्ता पड़ेगा, बल्कि सोचिए, क्या मैं इसकी असली कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? रिस्क को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, पर उसे मैनेज करना पॉसिबल है। अनसर्टेनिटी को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसके लिए प्रिपेयर्ड रहा जा सकता है। प्लान्स हमेशा रियलिटी से टकराते हैं, और जो टकराने के बाद भी खड़ा रहे वही असली विनर होता है। तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी में परफेक्शन मत ढूंढिए, रेजिलियंस ढूंढिए। वो स्ट्रेंथ जो आपको फॉल करने के बाद फिर से उठना सिखाए। वो माइंडसेट जो कहे, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी कल के लिए तैयार हूं। यही सोच एक आम इन्वेस्टर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। पार्ट 6, ह्यूमन बिहेवियर एंड मनी साइकोलॉजी। पैसे की दुनिया में सबसे जटिल चीज है इंसान का बिहेवियर। क्योंकि पैसा केवल नंबर्स का खेल नहीं है,
ये उस दिमाग का खेल है जो उन नंबर्स को देखता है। और हर इंसान का दिमाग अलग होता है। उसका बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स अलग होते हैं। यही वजह है कि कोई रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानता है तो कोई उसी रिस्क से डर कर पीछे हट जाता है। अब जरा सोचिए, दो लोग एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पढ़ते हैं। एक उसे फॉलो करता है और बड़ा पोर्टफोलियो बनाता है, दूसरा डर के मारे कुछ नहीं करता। क्या दोनों में फर्क लॉजिक का है? नहीं, फर्क है माइंडसेट का, फर्क है साइकोलॉजी का। हमें हमेशा लगता है कि हम रैशनल हैं, लेकिन असल में हम इमोशनल बीइंग्स हैं जो अपने फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी सोच से नहीं, अपनी फीलिंग्स से डिसीजंस लेते हैं और फिर उन्हें समझाने के लिए डेटा का सहारा लेते हैं। अब बात करते हैं एक बेहद गहरे कॉन्सेप्ट की, यूमी। इसका मतलब है कि हर इंसान अपने अपने पर्सपेक्टिव से डिसीजंस लेता है। एक ट्रेडर जो रोज मार्केट में बैठा है, उसके लिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मायने रखती है। वहीं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी होती है। दोनों सही हैं अपने अपने नजरिए से, पर हम अक्सर दूसरों को अपने लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारी तरह नहीं सोचता वो गलत है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमें जजमेंटल बनाती है। हम दूसरों के खर्च, उनकी सेविंग, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देखकर उन्हें फूलिश समझ लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि शायद वो किसी और दुनिया से आए हैं, किसी और डर, किसी और अनुभव से गुजरे हैं। अब एक और बहुत ही सेडक्टिव कॉन्सेप्ट, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इंसानी दिमाग को नेगेटिविटी जल्दी कैप्चर करती है। अगर कोई कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, पर जब कोई कहता है कि फ्यूचर ब्राइट है तो हम उसे लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेन का असर प्लेजर से ज्यादा इंटेंस होता है। अगर एक दिन आपको 8,000 मिलते हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन उसी दिन अगर 8,000 गिर जाएं तो दुख 2 गुना महसूस होता है। यही रीजन है कि मीडिया में नेगेटिव हेडलाइंस ज्यादा वायरल होती हैं। रिसेशन आ रहा है, मार्केट क्रैश होगा, इकोनॉमी डूब रही है। ये सब सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है। और जब हम बार बार ऐसी बातें सुनते हैं तो हम फ्यूचर से डरने लगते हैं। हम अपने गोल्स को पोस्टपोन करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भागते हैं और धीरे धीरे होप खोने लगते हैं। लेकिन ये पेसिमिज्म सिर्फ डर नहीं है, ये एक ट्रैप है जो हमें ग्रोथ से दूर ले जाता है। सच ये है कि दुनिया में हमेशा बुरा भी चलता रहेगा और अच्छा भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस हमेशा होती है। फिर भी हम शॉर्ट टर्म नॉइज को इतना एम्पलीफाई कर देते हैं कि लॉन्ग टर्म की क्लैरिटी धुंधली हो जाती है। अब सोचिए, अगर कोई बार बार कहे सब बर्बाद होने वाला है तो इवेंचुअली एक बार वो सही साबित होगा और लोग कहेंगे देखो उसने तो पहले ही बताया था। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो आदमी सालों से गलत बोलता आ रहा था और उसके प्रेडिक्शंस ने न जाने कितनों को पैरालिसिस में डाल दिया, एक्शन से रोक दिया। फिर आता है आखिरी और सबसे डेंजरस फेज, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब हम बार बार अनसर्टेनिटी, फियर और नॉइज में जीते हैं तो हम उन बातों पर भी यकीन करने लगते हैं जो बिल्कुल इरैशनल होती हैं। कोई भी शाइनी प्रॉमिस, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस प्लान, कोई भी शॉर्टकट टू रिचेस वाली स्कीम हमें सच्ची लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट ढूंढता है। जब कोई हमारी इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है और एक आसान रास्ता दिखाता है तो हम लॉजिक को छोड़कर उस इल्यूजन की ओर खींच जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल मिस्टेक्स का सिलसिला, गलत इन्वेस्टमेंट्स, अननेसेसरी लोन्स और हॉलो ड्रीम्स। इसलिए खुद को रोकना जरूरी है, एक पॉज लेना जरूरी है और खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं कोई डिसीजन फियर में ले रहा हूं या समझदारी में? क्या मैं किसी की शाइनी स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी रियलिटी खो बैठा हूं? पैसे की दुनिया में इमोशन से बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन इमोशन को समझना और उसे हैंडल करना, यही असली सक्सेस है। तो याद रखो, पैसा वो नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में है, पैसा वो है जो आपकी सोच को शेप करता है। कंक्लूजन। तो अब जब आप इस सफर के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए, आपने क्या सीखा? ये किताब कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला या स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं थी। ये एक आईना थी जो बार बार आपको खुद की फाइनेंशियल साइकोलॉजी दिखा रही थी।
ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पैसा कमाना या बढ़ाना केवल कैलकुलेटर्स और चार्ट्स की बात नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी आदतों, आपके इमोशंस और आपके डिसीजंस का गहरा रिफ्लेक्शन है। हम हर दिन पैसा कमाने के लिए भागते हैं, लेकिन क्या हम एक पल ठहर कर सोचते हैं कि आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी भर दौड़ते रहें और जब मंजिल मिले तो पता चले कि हमें वो कभी चाहिए ही नहीं थी। असल में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितना समझा खुद को, अपने रिश्ते को पैसों से, अपने फियर्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हो तो पैसा आपका गुलाम बनता है, वरना आप उसकी दौड़ में ताउम्र गुलाम बने रहते हो। अब चलिए बात करते हैं उस कड़वे लेकिन जरूरी सच की, जिसे ज्यादातर लोग कभी कबूल नहीं करते। वो है, हम सब गलतियां करते हैं। हाँ, हर एक इंसान, चाहे वो मिलियनेयर हो या बिगिनर इन्वेस्टर, कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कोई जल्दी पैनिक करके शेयर बेच देता है, कोई पैसे के चक्कर में अपनों को खो देता है, कोई ईगो के कारण कभी सीख ही नहीं पाता। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, गलती की जमीन पर। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, तभी आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हो। कई बार हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि लोग जज करेंगे, लाफ करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर गलती एक स्टोरी होती है, एक एक्सपीरियंस जो आपको किसी भी MBA डिग्री से ज्यादा सिखा सकता है। अब इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसने ढेर सारी गलतियां की, जिसने कई बार पैसे खोए, जिसने कई बार फेलियर टेस्ट किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बैठा, समझा, खुद से सवाल किए और फिर खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। और एक दिन वही इंसान दूसरों को सिखा रहा था कि कैसे सोच बदलकर पैसा संभाला जाता है। यही एवोल्यूशन है, यही जर्नी है, और यही आप कर सकते हैं अगर आप अपनी गलतियों से भागने की बजाय उनसे दोस्ती कर लें। इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। ये आपको जज नहीं करती, आपको गिल्ट में नहीं डालती, ये आपको बस ये समझने में मदद करती है कि आप जैसे हैं वही काफी हैं। बस थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ी क्यूरियोसिटी चाहिए। जब आप मार्केट के हर क्रैश को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, जब आप दूसरों की चमक से इंस्पायर होकर खुद को बेटर करने लगते हैं, और जब आप पैसा कमाने के पीछे नहीं, फ्रीडम पाने के पीछे भागते हैं, तब असली वेल्थ आपके अंदर बिल्ड होती है। हो सकता है आपने अब तक बहुत पैसे कमाए हों या बहुत गंवा दिए हों, लेकिन ये समझ लीजिए अभी भी वक्त है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी अभी भी जारी है, और अब आप पहले से ज्यादा अवेयर, ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। इसलिए अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से बस 3 सवाल पूछिए। क्या मैं इसे फियर में ले रहा हूं? क्या ये मेरी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है या मेरी फ्रीडम को बढ़ाता है? क्या ये डिसीजन मुझे लॉन्ग टर्म पीस देगा या शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट? क्योंकि आखिर में पैसे का असली काम सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होता, उसका असली मकसद होता है एक बेहतर, स्वतंत्र और संतुलित जीवन जीने की ताकत देना। और अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप केवल अमीर नहीं बनेंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे। और यही असली जीत है।